हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग सीखेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे कंप्लीट किया जाता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में किस स्पीसीज को क्या कहा जाता है, किस कंपाउंड का कहां बॉन्ड डिसोसिएट होता है, बॉन्ड के डिसोसिएशन से कैसा स्पीसीज बनता है, कितने टाइप से बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है, इन सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत। रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कहा किसको जाता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसा कि यहां पर मेंशन किया हुआ है, ऑर्गेनिक रिएक्शन एक टाइप के मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड डिसोसिएट होता है और न्यू कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू कोवैलेंट बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस है। जिस रिएक्शन में कोवैलेंट बॉन्ड डिसोसिएट होगा और न्यू कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, इसी रिएक्शन को हम लोग बोला जाता है या बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसा कि यहां पर मेंशन किया हुआ। जो स्पीसीज यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करने जा रहा है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। अब अकेला स्पीसीज तो रिएक्ट करेगा नहीं, किसी अदर स्पीसीज के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी सबस्ट्रेट जिस स्पीसीज के साथ रिएक्ट करता है, उस स्पीसीज को कहा जाता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट ये दोनों को आप एक साथ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। रिएक्टेंट में दो स्पीसीज आ गया, एक हो गया सबस्ट्रेट और दूसरा क्या हो गया रिएजेंट। ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है। आगे चल करके देखेंगे कि बॉन्ड का डिसोसिएशन कितने टाइप से होता है, यानी बॉन्ड का फ्यूजन। अभी फिलहाल याद करके चलेंगे कि रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट जब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड, तो जिस स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट। यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट किससे बनता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड के डिसोसिएशन से जिस स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, उसी स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ ही रिएजेंट अटैच होता है। ए वाला जो रिएजेंट है, रिएजेंट बताएंगे आगे कि दो टाइप के होता है, इलेक्ट्रोफाइल और क्या न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर ए रिएक्शन इंटरमीडिएट है और ए रिएजेंट है। रिएजेंट दो टाइप के होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो निगेटिव चार्ज वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ अटैच हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ अटैच हो जाएगा। यानी अपोजिट चार्ज वाला क्या है, रिएजेंट और रिएक्शन इंटरमीडिएट एक दूसरे से अटैच होगा कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो यहां पर एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं।
यानी इसका मतलब हो गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन करने जा रहा है उसको सबस्ट्रेट कहेंगे, जिस स्पीसीज के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करेगा या जिसके साथ रिएक्ट करेगा उसको रीएजेंट बोलेंगे। रीएजेंट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट किसके साथ अटैच होगा? तो रीएजेंट के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा। इतना स्पीसीज आपको देखने के लिए मिलेगा कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में। अब बात रहा कि कोवेलेंट बॉन्ड का डिसोसिएशन जो है या फ्यूजन जो है कितने टाइप से होता है। जैसा कि यहां पर मेंशन किया हुआ है टाइप्स ऑफ फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का डिसोसिएशन कितने टाइप से होता है। तो हम आपको बता दें कि कोवेलेंट बॉन्ड डिसोसिएट होता है दो टाइप से। एक होता है होमोलाइटिक फ्यूजन और एक होता है आपको हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल में एटम जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है, जिसको हम लोग बॉन्डेड एटम भी बोलते हैं। तो मान के चल रहे हैं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्डेड एटम ए और क्या है? बी है। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन ए का है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है? बी का है। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो मान के चल रहे हैं कि ए और बी जो है एक बॉन्ड के द्वारा अटैच है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्ड डिसोसिएट होगा और बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा, माने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डेड एटम लेकर के भाग जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग होमोलाइटिक फ्यूजन। और जब होमोलाइटिक फ्यूजन होता है तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहां पर ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। 3 भी रह सकता है, 7 भी रह सकता है। इस तरह से ऑड इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज मिलेगा आपको होमोलाइटिक फ्यूजन से। होमोलाइटिक फ्यूजन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इक्वली। इक्वली जब होता है तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनता है। ऑड इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज बनेगा उस स्पीसीज को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, याद करते जाएंगे, समझते जाएंगे। यहां पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हुआ है, यानी दोनों के पास इलेक्ट्रॉन जो है एक्वायर करने का या अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी जो है सेम ही है। यानी इसका मतलब हो गया कि होमोलाइटिक फ्यूजन वहीं पर होता है जहां पर बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बॉन्डेड एटम का या अप्रोक्सीमेट इक्वल रहेगा या इक्वल रहेगा, तभी आपको होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। तो यहां पर आपको दिखा दिए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए और बी एटम का या तो इक्वल है, नहीं तो फिर क्या है? अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो इसको बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। अब बात रहा कि कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में होमोलाइटिक फ्यूजन होता है? तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर जब रहेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड का डिसोसिएशन जो है होमोलाइटिक मैनर में होगा। या लाइट होना चाहिए या नॉन पोलर सोल्वेंट होना चाहिए, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन सल्फाइड है, बेंजीन है, ये सब कैसा सोल्वेंट है। कई रिएक्शन जो होते हैं सोल्वेंट में होते हैं, मीडियम में होते हैं। मीडियम कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। लास्ट एक कंडीशन क्या है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का यूज होता है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? ROOR। यह R क्या है? तो अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप रह सकता है, जैसे मिथाइल रहेगा तो मिथाइल पेरोक्साइड बोलेंगे।
अब एथिल ग्रुप रहेगा यानी इथाइल ग्रुप रहेगा तो इथाइल पेरोक्साइड बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। सेकंड में क्या है, तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। जैसा कि यहां पर मेंशन किया हुआ है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल का बॉन्डेड एटम क्या है, तो ए और बी है। मान लेते हैं कि ए और बी के बीच सिंगल बॉन्ड है जिसको हम लोग डिसोसिएट करने वाले हैं। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। मान लेते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएट हुआ ए और बी एटम के बीच, और बॉन्ड में दो प्रेजेंट जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, कोई एक ही एटम के द्वारा, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों में से किसी एक ही एटम के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लिया गया। तो मान लेते हैं कि बी एक्वायर करेगा, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, ए वाला भी एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में था वो भी कौन गेन कर लिया, बी, यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया बी के पास। तो बी पर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, और ए अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ए पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को केटायन बोलेंगे और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे। यानी हेट्रोलाइटिक जब फ्यूजन होता है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं होता। बॉन्डेड एटम में से कोई एक ही एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कौन गेन करेगा, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो यहां पर मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। ए से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का क्या है, ज्यादा है, इसीलिए बी के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, गेन किया गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा तो उसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्वायर किया जाएगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये तो हो गया हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। अब बात रहा कि फेवरेबल कंडीशन क्या है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन का। तो आपको यहां पर हाई टेम्परेचर था होमोलाइटिक फ्यूजन के केस में, तो यहां पर होगा लो टेम्परेचर। यहां पर नॉन पोलर सोलवेंट था, तो यहां पर क्या होगा, पोलर सोलवेंट, जैसे अमोनिया है, वाटर है, ठीक है, एल्कोहल है, ये सब कैसा सोलवेंट है, तो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर सोलवेंट के प्रेजेंस में आपको हेट्रोलाइटिक फ्यूजन देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में भी कौन सा आपको बॉन्ड का फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा, तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। तो ये तो हो गया कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कहाँ किसको जाता है और बॉन्ड का डिसोसिएशन कितने टाइप से होता है, ये अभी आप लोग देखें। अभी इसके आगे देखने वाले हैं कि ये जो रीएजेंट है वो कितने टाइप के होता है। रीएजेंट तो बता दिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो स्पीसीज पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रीएजेंट कहते हैं। तो रीएजेंट कितने टाइप के होता है वो देखेंगे हम लोग। रीएजेंट, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रीएजेंट। रीएजेंट जो होता है वो दो टाइप के होता है। एक, जैसा कि अभी बोले थे हम कि एक रीएजेंट होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जिसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता हो, यानी गेन करने का, एक्वायर करने का। इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जैसे BF3 है, इसके पास देख रहे हैं कि बोरॉन जो है सेंट्रल एटम है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब फ्लोरीन के साथ जो है बॉन्ड बनाकर रखा है, क्यों रखा है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो 3 फ्लोरीन से जो है 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा बोरॉन, तो 3 पहले से और 3 ले रहा है, 3 और 3 कितना, 6। फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, ये बाहर से कितना इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है गेन करने की कैपेसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास गेन करने की कैपेसिटी होगा
उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरह से एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, डाइक्लोरोकार्बिन है, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। हाइड्रोजन जिस पर प्लस रहेगा वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता ही है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रख रहा है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा तो देख लेंगे कि सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो रिएक्शन में लेगा ही, और लेने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड, जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल का जस्ट अपोजिट क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन रीच होता है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा सेंट्रल एटम के पास, या तो उस पर निगेटिव चार्ज रहेगा। निगेटिव का मतलब क्या, लोन पेयर ही होता है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो देगा ही, और देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो जितना भी निगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज रहेगा या सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेसिटी होता है ना न्यूक्लियोफाइल के पास, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी, और एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जस्ट इनवर्स होगा। तो यहां पर फॉर्मूला दे सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यानी जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी यानी डोनेट करने की कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा। जैसे एग्जांपल यहां पर मेंशन किया हुआ है, जैसे यहां पर CH3 माइनस है, NH2 माइनस है, OH माइनस है, फ्लोरीन माइनस है। अब तो पूछा गया कि किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ज्यादा है, तो ज्यादा किसके पास होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी क्या होगा, ज्यादा। तो देने के पास कैपेसिटी ज्यादा का मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जस्ट उल्टा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर कार्बन का क्या है, कम है, किसके रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन का कम है किससे, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का कम है किससे, फ्लोरीन से। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ना है, और कार्बन का क्या है, कम है। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है वहीं पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका होगा, तो CH3 माइनस का, उसके बाद NH2 का, उसके बाद OH माइनस का, उसके बाद हो गया फ्लोरीन माइनस का। तो ये तो हम लोग देखें कि रीएजेंट कितने टाइप के होता है। तो रीएजेंट आपको रिएक्शन में दो टाइप के मिलेगा, एक मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को जनरली हम लोग E प्लस से डिनोट करते हैं। E प्लस, प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी। और न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, Nu माइनस से। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल को किससे डिनोट करते हैं, E प्लस से, और न्यूक्लियोफाइल को Nu माइनस से। माइनस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, देता है किसी को। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, किसी से लेता है, क्योंकि उसके पास कमी है। एक पॉइंट दोनों में और यहां पर मेंशन किया हुआ है, एसिड किसको बोलते हैं, लुईस एसिड किसको बोला जाता है। तो लुईस एसिड हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है। और अभी बोले थे कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। यानी इलेक्ट्रोफाइल जो होता है लुईस एसिड होता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो लुईस बेस होता है। बेस किसको बोलते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करने की कैपेसिटी है। तो डोनेट करने वाले को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सब के सब क्या होता है, तो लुईस बेस होता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो लुईस एसिड होता है। तो इसको याद रखेंगे। तो ये तो बात की हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रीएजेंट का। अब देखेंगे हम लोग यहां पर कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट जो है कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट
यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, तो हम आपको बता दें कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक चेन होता है, यानी कार्बन जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कार्बनिक चेन बोलते हैं। तो कार्बनिक चेन में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट जब इलेक्ट्रॉनों का होगा तभी तो बॉन्ड का फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन तो देख लिए कि दो टाइप से होता है, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन और एक क्या होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन। तो हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड में या कार्बनिक चेन में, वो चार इफेक्ट के द्वारा होता है मेनली। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सेकंड, थर्ड हो गया आपको मेसोमेरिक इफेक्ट, और फोर्थ हो गया हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये चार इफेक्ट के द्वारा, चार इफेक्ट बताने वाले हैं वन बाई वन, जिसमें फर्स्ट आपको कौन सा है, तो फर्स्ट है आपको इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले हम आपको बता दें कि कहां प्रोड्यूस होता है, तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में। वो भी कब, जब कार्बनिक चेन के साथ, सैचुरेटेड कार्बनिक चेन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप अटैच रहेगा तब। ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब कार्बनिक चेन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप अटैच रहता है ना, तो अपने आप यानी स्पॉन्टेनियसली, यानी स्वतः अपने आप इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होते रहता है। किधर से किधर होगा, तो आपको मालूम है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वही इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अट्रैक्ट करता है। यानी जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा उधर इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये तो कंडीशन बता दिए कि ये परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि यहां पर अपने आप इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप के अटैचमेंट के कारण। कहां, तो सैचुरेटेड कार्बनिक चेन के साथ। ये मेरे पास मान लेते हैं कि सैचुरेटेड कार्बनिक चेन है और इस कार्बनिक चेन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है X। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है यानी कार्बन के रिस्पेक्ट में जो है, यहां पर जो X ग्रुप है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप X है उस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की ओर। हाँ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा कार्बन पर कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, घटता है। ये वाला कार्बन जो है ज्यादा डिस्टेंस पर है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर, तो इस पर और भी कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है कम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा डेल का साइन लगा हुआ है समझेंगे कि वहां पर उतना ही कम चार्ज है। कौन सा यहां पर चार्ज का बात हो रहा है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पर कैसा, नेगेटिव चार्ज। तो जहां जितना ही ज्यादा डेल लिखल है समझेंगे कि वहां पर चार्ज उतना ही कम है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, तो कार्बनिक चेन से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की ओर। यानी इसका मतलब हो गया कि कार्बनिक चेन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कब, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच रहेगा कार्बनिक चेन के साथ तब। और इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट जब कार्बनिक चेन से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की ओर होता है तो इस इंडक्टिव इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ऐसे समझ लीजिए कि ग्रुप पर, कार्बनिक चेन को छोड़ करके या कार्बनिक चेन के साथ जो ग्रुप अटैच है उस पर जैसा चार्ज डेवलप होता है वैसा ही इफेक्ट का नोमेनक्लेचर किया जाता है। यानी इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट। मान लेते हैं कि कार्बनिक चेन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप अटैच है Y। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यानी इसका मतलब कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इससे, तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन क्या कर रहा है, ले रहा है, तो कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो नेगेटिव। हाँ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा
कार्बन पर निगेटिव चार्ज उतना ही कम डेवलप होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट वहां पर क्या होगा, कम होगा। जैसे इस कार्बन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप के बीच में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, यानी इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेस होने की पॉसिबिलिटी यहां पर क्या है, ज्यादा, कार्बन और ग्रुप के बीच, फर्स्ट कार्बन और ग्रुप के बीच। किसके रिस्पेक्ट में, तो सेकेंड कार्बन और ग्रुप के बीच, थर्ड कार्बन और ग्रुप के बीच। यहां पर इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, तो ग्रुप से भाग रहा है कार्बनिक चेन की ओर, यानी कार्बनिक चेन में यहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब कार्बनिक चेन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ता है ना, यानी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन कार्बनिक चेन की ओर जाता है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। ये था निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और ये हो गया आपको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसके कारण से प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप के कारण। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ कि वाई क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप कार्बनिक कंपाउंड में किसको हम लोग कंसीडर करते हैं, तो अल्काइल ग्रुप को। और अल्काइल ग्रुप में किस अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू ज्यादा होता है, तो जिसमें जितना ही ज्यादा कार्बन रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं कि ये टर्शियरी अल्काइल है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन इसमें कार्बन का नंबर जो है फर्स्ट वाला में कम है। अब कार्बन का नंबर कम है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू इसका क्या होगा, कम होगा। जिस अल्काइल ग्रुप में कार्बन का नंबर ज्यादा रहेगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू क्या होता है, ज्यादा। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू जो है जब ज्यादा रहेगा तो प्लस आई इफेक्ट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी माइनस आई इफेक्ट जो है वो प्लस आई इफेक्ट का क्या है, इनवर्स है। इसमें देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन जो है किधर से किधर जा रहा है, तो कार्बनिक चेन से ग्रुप की ओर, और इसमें इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गया है, प्लस आई इफेक्ट में, तो ग्रुप से कार्बनिक चेन की ओर। यानी प्लस आई इफेक्ट जो होता है या माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी लिख सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो प्लस आई इफेक्ट का। ठीक है, जहां पर माइनस आई इफेक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा समझ लेंगे कि प्लस आई इफेक्ट का वैल्यू यहाँ पर क्या है, कम है। हाँ, ये याद रखना है कि माइनस आई इफेक्ट का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, और प्लस आई इफेक्ट का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर। एक शॉर्ट तरीका और बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप के रूप में हम लोग अल्काइल ग्रुप को कंसीडर कर रहे हैं। और किस अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू ज्यादा है, तो टर्शियरी अल्काइल का। और क्योंकि टर्शियरी अल्काइल में कार्बन का नंबर क्या है, ज्यादा, तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, नंबर ऑफ कार्बन का। यानी ज्यादा जहां पर कार्बन रहेगा वहीं पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो बता दिए कि कहां प्रोड्यूस होता है, तो सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कब, जब सेचुरेटेड कार्बनिक चेन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप अटैच रहेगा तब। ये परमानेंट इफेक्ट है क्योंकि अपने आप होता है, यहां पर किसी एक्सटर्नल स्पीसीज का जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने के लिए, अपने आप यहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये परमानेंट इफेक्ट है। दो टाइप के होता है, नेगेटिव और दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, याद रखेंगे कि माइनस आई इफेक्ट का वैल्यू कब ज्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट का वैल्यू कब ज्यादा होता है। अब इसका एप्लीकेशन भी है, तो एप्लीकेशन देख लेते हैं किसका, तो इंडक्टिव इफेक्ट का। स्लाइड चेंज कर लेते हैं, वेट कीजिए। फाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इस लेक्चर में
इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।